ओके, सो इंटेंसिटी एंड कलर के अंदर हम देखेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी और कलर किस तरह से काम करता है। ठीक है, हम सबसे पहले तो अपना व्यू पोर्ट एक अरेंज कर लेते हैं, अपना वर्क स्पेस। और मेरे लेफ्ट साइड पे माया रेंडर व्यूवर है, जो कि आप यहाँ से पैनल से जाके आप कॉल करवा सकते हैं रेंडर व्यू। ठीक है, तो आपका जो रेंडर व्यू होगा वो यहाँ पे स्टैक हो जाएगा अंदर। और ये मेरा पूरा सीन है और मैंने सीन को बाय डिफ़ॉल्ट लाइट पे ऑन किया हुआ है, यानी कि मैंने इसके लाइट मोड ऑन किया हुआ है। यहाँ से इसको क्लिक कर दें, लाइट मोड ऑन हो जाएगा और इसी के साथ मैंने इसकी शेडोज़ भी ऑन किए हुए हैं। ओके, सो हम यहाँ पे एक लाइट क्रिएट करते हैं, स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट क्रिएट कर लें और इसको थोड़ा सा अरेंज करके अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर रख रहे हैं ताकि आपको आसानी रहे चीज़ों को समझने के लिए। थोड़ा सा शेडो जनरेट कर लें इसके डिफरेंट एंगल में रखते हुए उसको। ठीक है, एक रेंडर ले लें, तो रेंडर में आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा होगा। अच्छा जी, स्पॉटलाइट को सेलेक्ट करेंगे, एट्रीब्यूट एडिटर ओपन करेंगे अपना, तो आपकी जो लाइट की जो एट्रीब्यूट्स हैं सारे के सारे वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। सबसे ऊपर की जो दो ऑप्शन है हमारे पास, कलर और इंटेंसिटी के। कलर बेसिकली क्या काम करता है, आप कोई भी कलर अपनी लाइट के अंदर इनपुट कर दें, वो कलर सिंपल प्रोजेक्ट कर देगा। ठीक है, जब आप रेंडर करेंगे। लेकिन इंटेंसिटी क्या कर रहा है, इंटेंसिटी उस कलर का मल्टीप्लायर है। अगर मैं इंटेंसिटी यहाँ पे 0.5 कर दूंगा तो उस कलर की जो वैल्यू होगी, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि HSV, ये जो V होगी ये इंटेंसिटी मल्टीप्लाई कर दी है उसको, तो ये 0.5 पे इसको प्रोजेक्ट करेगी। ठीक है, अगर मैं इंटेंसिटी 0 कर दूंगा तो हमारे पास सीन बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इंटेंसिटी 1 करता हूँ और उसके बाद मैं कलर को 0 कर देता हूँ, तब भी आपके पास सीन में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होकर चलती हैं। अगेन हम दोबारा से इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं सीन को अपने, और रेंडर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ लुक आएगा इस तरह से कि अगर आप कोई भी कलर इसमें ऐड करेंगे और इंटेंसिटी जैसे ही आप अपने ऑब्जेक्ट के लाइट के डिस्टेंस के हिसाब से भी एडजस्ट करेंगे और लाइट की फील के हिसाब से भी आप इसको फाइनल करेंगे। इसके अलावा कलर में हम कनेक्शन जनरेट करते हैं। ये जो चेकर बॉक्स नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने क्रिएट रेंडर नोड का एक ऑप्शन आ जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम चेकर को क्लिक करेंगे तो लाइट के अंदर हमने एक चेकर लगाया है। अब देखें हम जो रेंडर लेते हैं उसमें किस तरह से आता है। इसको बेहतर देखने के लिए हम पर्सपेक्टिव को रेंडर करेंगे, तो देखें लाइट के अंदर जो हमने चेकर बॉक्स लगाया था वो आपके सामने है, वो इस तरह से आएगा। और अगर मैं इस चेकर को, इस चेकर की मैंने रिपीट बढ़ाई है भी, तो देखते हैं क्या होता है। तो लाइट के अंदर जो भी टेक्सचर आप डालेंगे वो प्रोजेक्ट हो जाएगा। अगेन हम टेक्सचर ब्रेक करते हैं और दूसरा कोई टेक्सचर अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, बल्ज। देख सकते हैं आप जो जो इसकी लॉजिक चल रही है लाइट के अंदर, जो टेक्सचर हम प्रोजेक्ट करवा रहे हैं उसकी लॉजिक ये है कि जितना भी हमारे पास ब्लैक एरिया होगा टेक्सचर में, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको अल्फ़ा में कन्वर्ट कर देगा, और जो वाइट वैल्यूज़ होंगी हमारे पास वो कंसिडर करेगा इंफॉर्मेशन वाला एरिया। ठीक है, इसी तरह से हम कलर को ब्रेक करते हैं अगेन, और इसके अंदर एक और हम फाइल नोड अब लगाते हैं और यहाँ से हम किसी टेक्सचर को कॉल करवाते हैं। ओके, अब हमने एक डिफरेंट इमेज कॉल करवाई है यहाँ पे, तो अब हम इसका रेंडर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसका एक व्यू आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो मेरी इमेज थी उस इमेज के अंदर जिस जिस जगह पे मेरी वाइट इन्फॉर्मेशन थी उस जगह से उसने लाइट जनरेट कर दी है, और जिस जगह पे मेरी ब्लैक इन्फॉर्मेशन थी यानी कि जो ब्लैक पिक्सल्स थे वहाँ पे उसने अकॉर्डिंगली एक ट्रांसपेरेंसी जनरेट कर दी है। यही मेथड आप हर लाइट पे यूज़ कर सकते हैं।
आप अपनी कोई भी टेक्सचर इमेज लाइट में इनपुट दें और देन लाइट वही टेक्सचर आपका प्रोजेक्ट कर देगी जो भी आपकी सोर्स होगी या जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इंटेंसिटी एंड कलर का। आप अपनी लाइट्स के अंदर डिफरेंट तरीके के या डिफरेंट टाइप्स के मैप्स ऐड कर सकते हैं लाइट को सॉफ्ट करने के लिए, या लाइट को आप किसी पर्टिकुलर शेप में प्रोजेक्ट करवाने के लिए, और इंटेंसिटी अकॉर्डिंगली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से लाइटिंग कर सकते हैं। हाउ टू लाइट एन ऑब्जेक्ट। हम मज़ीद आगे बढ़ने से पहले लाइट के कुछ बेसिक ऑप्शंस को समझ लेते हैं। मेरे सामने एक सीन फाइल है जिसमें मैंने एक लाइट लगा रखी है और एक क्यूब का हाफ एलिमेंट है। ठीक है, इसको समझने के लिए कि लाइट का जो एक ऑप्शन है डिके रेट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पैनल में हम पहले रेंडर व्यू अपना एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारी स्पॉटलाइट है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको एडजस्ट किया है सिंपल इसकी रोटेशन और इसकी ट्रांसलेशन को। अगर हम बात करते हैं डिके रेट्स की तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट डिके रेट जो है वो नो डिके पे सेट होता है। नो डिके का मतलब क्या है? नो डिके ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इन्फिनिट सोर्स के लिए, जैसे कोई ऐसी सोर्स जो कि बहुत ज़्यादा दूर से या बहुत डिस्टेंस से लाइट इमिट कर रही हो, जैसे कि आपका सन या आपका मून। ये दो मेन लाइट सोर्स ऐसी हैं जिनमें हम नो डिके यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक छोटी सी इमेज है जो मुझे सर्च के दौरान मिली थी इंटरनेट से। नो डिके के अंदर आप देख सकते हैं कि लाइट अपनी जो इंटेंसिटी है वो लॉस नहीं करती, या वो एनर्जी जो है लाइट अपनी लॉस नहीं करती। ठीक है, लीनियर पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइट है ये एक टाइम पे आके, यानी कि एक डिस्टेंस पे आके, डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद थोड़ा सा ये अपनी एनर्जी को लॉस करना शुरू कर देती है और लाइट डिम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक में भी सेम आपको डिवीजन नज़र आएगी। डिवीजन से मतलब ये है कि नो डिके के हाफ इंटेंसिटी और हाफ लाइट डिस्टेंस के ऊपर आपको लीनियर मिलेगा और लीनियर से भी कम आपको क्वाड्रेटिक का डिके रेट मिलेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक डिके रेट्स में लीनियर से कम लाइट की लाइफ स्पैन होती है और क्यूबिक के अंदर क्वाड्रेटिक से भी कम। इन चारों को अगर मैं एग्जांपल से आपको समझा सकूं तो नो डिके हम सन या मून के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लीनियर डिके रेट हम टॉर्च के लिए या कार्स की जो हेडलाइट्स होती हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक डिके रेट ये वो डिके रेट होता है जो कि हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी आप आगे लाइट्स या इंजन्स के बारे में आप पढ़ेंगे उन सब में बाय डिफ़ॉल्ट क्वाड्रेटिक डिके रेट ही यूज़ होता है। क्वाड्रेटिक डिके रेट जो होता है वो हम ज़्यादातर अपनी लाइटिंग के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे इंटीरियर या एक्सटीरियर। क्यूबिक डिके रेट ये वो होता है जो कि हम बहुत कम यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक कैंडल लाइट को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो लाइट डिके होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। आइए इसको थोड़ा सा माया में एक्सप्लोर करते हैं। अब जैसे आपके सामने मौजूद है एक स्पॉटलाइट जिसका डिके रेट है नो डिके पे, तो जब हम इसको रेंडर करते हैं तो इसका जो लाइट का जो इमिटर है उस पॉइंट से लेके जहाँ पर ये लाइट प्रोजेक्ट हो रही है वहाँ तक इसका जो एनर्जी लेवल है वो तकरीबन सेम है। ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं लीनियर के ऊपर। तो लीनियर क्या करेगा बेसिकली? लीनियर ने क्या किया कि उसने लाइट जहाँ से एमिट हो रही है और जहाँ तक उसकी सोर्स है या टारगेट है, जहाँ तक उसका टारगेट है वहाँ तक उसकी जो लाइफ है वो कम होती जा रही है ग्रेजुअली। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं क्वाड्रेटिक पे आता हूँ तो क्वाड्रेटिक इस लाइफ को मज़ीद कम कर देगा। ठीक है, और क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक, क्यूबिक उसको हाफ कर देगा मज़ीद क्वाड्रेटिक को। तो हम क्वाड्रेटिक यूज़ करते हैं ज़्यादातर और इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा मिनिमम 100 से। ठीक है, तो ये हमें एक अच्छी लाइट जनरेट करके देता है। तो यही डिके रेट जो है आपको हर लाइट के अंदर मिलेगा, चाहे वो एरिया लाइट हो या
स्पॉट लाइट हो या पॉइंट लाइट हो, सिवाय डायरेक्शन लाइट के। और हम अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सीन की तरफ। ये हमारा सीन है जिस पे हम काम कर रहे हैं और हम इस पर लाइट एडजस्ट करेंगे। आप यहाँ से जस्ट आर्नल्ड रेंडरर को सेलेक्ट कर दें और बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग्स रहने दें। हम सबसे पहले अपनी की लाइट एडजस्ट करते हैं, क्योंकि लाइट करने का सबसे पहला रूल ये होता है कि आपको अपनी सबसे पहले की लाइट एडजस्ट करनी होती है। की लाइट आपकी वो मेन सोर्स ऑफ लाइट होती है जिसकी लाइट बाउंसेस से आपका सीन लिट होता है, या ये की लाइट वो लाइट होती है जो कि आप अपने फ्रेम के अंदर सबसे ज़्यादा दिखाना चाह रहे हो। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं की लाइट कि ये वो लाइट होती है जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करवाना चाह रहे हो या फ्रेमिंग करवाना चाह रहे हो। सबसे पहले हम अपने सीन में डायरेक्शनल लाइट क्रिएट करेंगे और उसको एक डायरेक्शन दे देंगे जिस डायरेक्शन में भी हम अपने सीन को लाइट करना चाह रहे हैं। रेंडर ले लें। अब आपके सीन में सिर्फ वो एक लाइट होगी जो कि आपकी डायरेक्शन लाइट से एमिट हो रही है, और दूसरी कोई भी लाइट मौजूद नहीं है सीन के अंदर। उसका पता ऐसे चलता है कि जिस जगह पे लाइट हिट हो रही है, जो मेरी डायरेक्शन है, उसके अलावा जितने भी एरियाज हैं वो सब जेट ब्लैक होने चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे हमने अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट कर लिया है और हम आगे अपनी की लाइट को एडजस्ट करते हुए फिल ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम अपनी लाइट को हाइड करेंगे। सिंपल कंट्रोल एच प्रेस कर दें, आपकी लाइट हाइड हो जाएगी। रेंडर ले लें। ब्लैक रेंडर इस बात की गवाही देता है कि इस सीन के अंदर और कोई दूसरी लाइट मौजूद नहीं है। हम अपने पर्सपेक्टिव के इस फ्रेम को एक बुकमार्क कर लेते हैं और अब हम फिल लाइट क्रिएट करते हैं। फिल लाइट क्रिएट करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम इसके अंदर एक तरीका यूज़ करेंगे एरिया लाइट के थ्रू। थोड़ा सा इसको स्केल अप कर दें, अपने बुकमार्क को रिकॉल कर लें और रेंडर लें। थोड़ा और स्केल कर लें और इसकी इंटेंसिटी मज़ीद बढ़ा दें। बुकमार्क कॉल कर लें और रेंडर ले लें। अब हम एक और इसी लाइट को बल्कि हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको हम थोड़े डिस्टेंस पे रख लेते हैं। अगेन बुकमार्क कॉल करें, रेंडर ले लें और ऊपर वाली जो लाइट है इसको आप हाइड कर दें। अब ये जो हमारे पास लाइट आ रही है, ये इस वक्त साइड से एक लाइट हमने रखी हुई है, ठीक है। और अगेन हम एक और इस लाइट की डुप्लीकेट करते हैं और इसको थोड़ा फ्रंट से रखते हैं, और जो लाइट हमने इससे पहले क्रिएट की थी हम उसको हाइड कर देंगे। इनकी इंटेंसिटीज़ और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम उसी लाइट की चल रही हैं जिससे मैं डुप्लीकेट लेता हुआ चल रहा हूँ। बुकमार्क कॉल करें, रेंडर ले लें। अगेन एक और लाइट हमने रखी। डिस्टेंस मेजर कर लिएगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस कहीं पे ज़्यादा होगा और कहीं पे कम होगा तो उससे आपकी जो लाइट की जो इंटेंसिटी है उसमें आपका फ़र्क आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने लाइट रखी है इसके थ्रू आप देखेंगे बैक लाइट होने से यहाँ पे कितना एक अच्छा फॉल ऑफ बन रहा है। इस लाइट की हम इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं ताकि पीछे से एक अच्छी लाइट की किक आना शुरू हो जाए। ओके, सो अभी जो हमने एक इतनी सारी एरिया लाइट्स हमने जो रखी हैं, इनका मकसद क्या है
इनका मकसद ये है कि हम एक फिल क्रिएट कर रहे हैं और हमने इस वक्त सॉफ्टवेयर से फिल जनरेट नहीं किया और हम मैनुअली इसका फिल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। लाइट के मेन 3 उसूल होते हैं। सबसे पहला होता है कि आपने की लाइट जनरेट करनी है। सेकंड होता है आपने फिल जनरेट करने हैं, फिल या इनडायरेक्ट लाइट। थर्ड जो होता है वो आपके किक्स होते हैं या रिम होते हैं, रिम लाइट या किक लाइट उसको हम कह सकते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर थर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ, किक या रिम का जो रूल है, ये कहीं कहीं अप्लाई होता है, कहीं कहीं नहीं होता। अगर मेरे पास कोई ऐसा आर्किटेक्चरल ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर आप इस तरह की लाइट जनरेट नहीं कर सकते। हमने इस वक्त एक फिल जनरेट कर लिया है। अगर मैं अपनी सारी लाइट्स को अनहाइड करूँगा, अपनी जो मैंने एरिया लाइट्स लगाई हैं सिर्फ उनको मैं अनहाइड करता हूँ और मैं एक रेंडर लेता हूँ, तो मेरे पास एक अच्छा फिल रेंडर आ रहा है, यानी कि फिल लाइट का एक अच्छा मेरे पास रेंडर आ रहा है, यानी कि कहीं पर भी मेरे पास बिल्कुल जेट ब्लैक कोई शेडो नहीं है, जैसे हमारे पास सबसे फर्स्ट इमेज में आ रहे थे। उस तरह की कोई शेडो हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। इसका मतलब हमारा फिल ओके है। अब मैं अपनी डायरेक्शन लाइट को भी अनहाइड करता हूँ और उसके बाद मैं एक रेंडर लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि आपके पास एक बड़ा मिला जुला सा लाइट का एक रेंडर आपके सामने आ रहा है। इस रेंडर के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर कहीं पर भी आपको दो लाइट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा, जो कि डे लाइट के अंदर हो रहा था, जैसे आप इस रेफरेंस इमेज में देख सकते हैं। अगर इन दोनों रेंडर्स में आप डिफरेंस करेंगे तो हमारा जो भी रेंडर हमने लिया है इसके अंदर आपको ये पूरा पार्ट एक ही फील हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये दो अलग अलग हाइलाइट्स और शेडोज फील हो रहे हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरह से एक बेसिक लाइट सेटअप कर सकते हैं डे लाइट का, और इसकी मज़ीद डिटेल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम किस तरह से लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं और हमारा जो लाइट सेटअप है हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमें सीन का वो कंट्रास्ट मिल जाए जो कि हम अपने रेफरेंस इमेज में देख रहे हैं। या इसके अलावा भी अगर हम अपना भी कोई कंट्रास्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं लाइट का, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने जो लाइट सेटअप किया था उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और अपने रेंडर को मज़ीद किस तरह से बेहतर बना सकते हैं इन्हीं लाइटों को यूज़ करते हुए। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो की लाइट है इसकी क्या मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, और हमारा जो फिल है, हम आउटलाइनर को पहले तो ओपन कर लेते हैं और अपनी जो भी फिल है उन सबको हाइड कर देते हैं और एक सिर्फ की के साथ एक रेंडर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी की लाइट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारी की लाइट बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे इस वक्त ऑपरेट हो रही है। तो हम ट्राई करते हैं कि हम इसके अंदर थोड़ा सा कलर फिल करते हैं, ठीक है। हमने लाइट येलो कलर लिया और हम इसकी इंटेंसिटी डबल कर देते हैं और एक रेंडर लेते हैं। ओके, सो हमारी की लाइट जो है इसकी इंटेंसिटी 2 के साथ हमने रेंडर लिया, तो हमारे पास कुछ इस तरह से रेंडर आ रहा है, ठीक है। हम अपनी फिल लाइट्स को इनेबल करेंगे, अनहाइड करेंगे और इसके साथ एक रेंडर लेंगे। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमारा जो फिल है वो इतना ज़्यादा है कि वो हमारी की लाइट को ओवरकम कर रहा है, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि हम अपनी जितनी भी फिल लाइट्स हैं इन सब को या तो हम थोड़े से डिस्टेंस पे ले जाएंगे, ठीक है, या हम इन सब की जो इंटेंसिटी है वो हम कम करेंगे। फिलहाल हम ये बैक लाइट जो है वो हाइड कर देते हैं और इनकी जो इंटेंसिटीज़ हैं वो हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं और की लाइट के साथ ही हम एक रेंडर लेंगे। ओके, सो अभी भी हमारे पास इसका जो फिल है लाइटों का वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हम मज़ीद इसके फिल को कम करेंगे
अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस लाइट का, की लाइट का और फिल लाइट का एक डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। तो हम अपने एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम अपनी लाइट्स के अंदर थोड़ा सा स्काई का कलर ऐड करते चलेंगे, क्योंकि ये जो बाउंस बन रहा है एक्सटीरियर का, ये हमारे स्काई की तरफ से बन रहा होता है। हमारा स्काई जो है वो इनडायरेक्ट लाइट बेसिकली क्रिएट करता है। तो हम करेंगे ये कि हम अपने लाइट के कलर के अंदर लाइट ब्लू कलर ऐड कर देंगे, ताकि वो एक स्काई की फील दे। और जितनी भी हमारी एरिया लाइट्स हैं बाकी, हम उन सब में यही चीज़ करेंगे कि हम उसमें एक हल्का सा स्काई का कलर ऐड कर देंगे। और जो हमने एरिया लाइट अपनी हाइड की थी उसको हम अनहाइड कर लेते हैं, और उसके अंदर भी हम एक स्काई कलर ऐड कर देते हैं। ठीक है, रेंडर ले लें अगेन। ओके, अभी भी हमारी की लाइट की इंटेंसिटी वो काफ़ी कम महसूस हो रही है, तो हम इसको मज़ीद बढ़ाते हैं और दोबारा हम इसका रेंडर लेते हैं। लाइट की इंटेंसिटी हम लाइट के एंगल के हिसाब से बढ़ाते हैं या कम करते हैं। अगर हमारी लाइट बिल्कुल टॉप डायरेक्शन से आ रही है तो हमारी लाइट की इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए, और जितनी लाइट हमारे होराइजन को टच करेगी उतनी ही हमारी इंटेंसिटी कम और वार्म ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, सो ये एक हार्श सनी डे का हमने एक लाइट सेटअप किया है। हमने जस्ट अपनी उन्हीं लाइट्स को लेते हुए जो हमने इससे पहले लेक्चर में हमने प्लेस की थी या हमने उनको क्रिएट किया था, हमने उन्हीं लाइट्स को यूज़ करते हुए जस्ट बैलेंसिंग की है थोड़ी सी, जिसमें हमने कलर की और इंटेंसिटी की बैलेंसिंग की है। और हम चाहते तो हम इनकी पोजीशन भी थोड़ी सी, या हम इनका डिस्टेंस भी थोड़ा सा बढ़ा सकते थे, लेकिन वो टोटली हमारे ऊपर होता है कि हम या तो उसका डिस्टेंस बढ़ा दें या तो हम लाइट की इंटेंसिटी को अप एंड डाउन कर दें। सो कि इसी तरीके से अगर हमारे पास सीन में एक से ज़्यादा लाइट्स मौजूद होती हैं, तो हम बारी बारी हर लाइट को आइसोलेट करके रेंडर लेके हम चेक करते हैं, और हम उनकी पोजीशन, उनके उसकी डायरेक्शन और उनके शेडोज़ को हम रेंडर लेके चेक करते हैं। यही तरीका होता है लाइट करने का। और उसके बाद जब तमाम आपका लाइट सेटअप कंप्लीट हो जाता है, या हम अपनी तमाम लाइटों को अपने सीन में प्लेस कर देते हैं, तो उसके बाद फिर हमने सारी लाइट्स को एक्टिव करके हमने उनकी इंटेंसिटीज़ को कंट्रोल करना होता है, और सम टाइम हमें उनकी पोजीशन भी देखनी होती है। बट अगर आप सारी लाइट्स एक साथ एडजस्ट करने जाएंगे तो आप कभी भी अपने सीन को लिट नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस के आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, कंट्रोलिंग योर लाइट सेटअप। चलें अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसका टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू रेंडर इंजन। इस टॉपिक में हम बात करेंगे रेंडर इंजन के बारे में। रेंडर इंजन एक किस्म का अलहदा प्रोग्राम है जो कि हमारे सीन फाइल की आउटपुट देता है। हमारे सीन फाइल में मौजूद मॉडलिंग है या हमारी टेक्सचरिंग है, जो कि हम हाइपरशेड से देख रहे होते हैं, ये हमारे वो शेडर्स हैं जो कि हमने क्रिएट किए थे। ठीक है, जैसे ब्लिन 13 है, ब्लिन 14 है। ठीक है, या हमारे वो टेक्सचर्स जो कि हमने क्रिएट किए हैं, ये हमने टेक्सचर मॉडिफाई किया था। इसके अलावा जितनी भी लाइट्स हैं सीन के अंदर, जैसे हमने एरिया लाइट्स रखी थी, डायरेक्शन लाइट रखी थी। ठीक है, और इसके अलावा जितना भी स्टफ मौजूद है, जैसे अगर आपने कोई VFX बेस्ड काम किया है, कोई स्मोक है या वटेवर, तो उसकी तमाम इंफॉर्मेशन शामिल होती है हमारे सीन फाइल के अंदर। रेंडर इंजन ये सारी मालूमात
माया सीन फाइल से हासिल करता है, जो कि 3D स्पेस में कैलकुलेट होती हैं, क्योंकि ये सारा स्टफ जो आप देख रहे हैं सीन्स के अंदर, ये सब मेरा 3D स्पेस चल रहा है इस वक्त, ठीक है। रेंडर इंजन इन तमाम मालूमात को हासिल करके उसको एक आउटपुट देता है जो कि 2D स्पेस में होती है और जो 2D या 2 डायमेंशनल होती है, ठीक है। जैसे हम अपने मॉडल को या हम जो भी टेक्सचर लाइट करते हुए आ रहे थे उसको हम यहाँ से रेंडर व्यूअर के अंदर हम सिंपल रेंडर करते आ रहे थे, ठीक है। तो अब तक तो आप लोग को भी इस बात का इल्म हो गया होगा कि रेंडर हम क्यों करते हैं। तो उसकी बेसिकली ये छोटी सी डेफिनेशन है कि आपका जो भी सीन सेटअप है उसके अंदर कुछ भी हो, वो उसको ट्रांसलेट करता है 3D स्पेस से 2D स्पेस में और आपको एज अ इमेज जनरेट करके दे देता है वो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम रेंडर कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा रेंडर इंजन से आप रियलिस्टिक रेंडर्स भी निकाल सकते हैं और कार्टूनिश रेंडर भी निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के रेंडर निकालना चाह रहे हैं और आपने अपनी सीन फाइल में किस तरह का काम किया हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी सीन फाइल में हर चीज़ कार्टूनिश पेंट कर दूं, ठीक है, और लाइट भी कार्टूनिश कर दूं और उसके अंदर मौजूद जितनी भी मॉडलिंग है वो भी कार्टूनिश कर दूं, ठीक है, तो मेरा जो फाइनल रेंडर आउटपुट निकलेगा वो कार्टूनिश निकलेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है या ये टोटली बेस करता है आपके वर्क फ्लो के ऊपर और आपके फाइनल रेंडर आउटपुट के ऊपर। रेंडर इंजन कस्टमाइज भी हो सकते हैं और इसे आप बना भी सकते हैं, मगर इसके लिए आपको बहुत एक्सपर्ट लेवल पे प्रोग्रामर होना ज़रूरी है, ठीक है। और माया के अंदर रेंडरिंग के अलावा भी कस्टम स्क्रिप्ट्स यूज़ होते हैं जो कि डेफिनेटली प्रोग्रामिंग के एक अच्छे लेवल मांगते हैं। माया के भी अपने काफ़ी सारे रेंडर इंजन मौजूद हैं। चलें नेक्स्ट लेसन में हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में समझा था कि रेंडर इंजन क्या होता है, और माया के अपने भी काफ़ी टाइप्स के रेंडर इंजन मौजूद हैं। यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि रेंडर इंजन की मेन 2 टाइप्स होती है। नंबर 1 CPU रेंडरर और नंबर 2 पे है GPU रेंडरर, ठीक है। CPU रेंडरर वो रेंडर होते हैं जो कि CPU बेस्ड रेंडरिंग करते हैं और GPU रेंडरर वो रेंडरर होते हैं जो कि ग्राफिक्स कार्ड के प्रोसेसर को यूज़ करते हुए रेंडर करते हैं। और CPU और GPU रेंडरर के भी मुख्तलिफ अक़साम मौजूद हैं। कुछ रेंडर इंजन दोनों यानी CPU और GPU दोनों पे काम करते हैं, जिसमें हम जो आर्नल्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं आपको आर्नल्ड के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे डिवाइस सिलेक्शन के अंदर यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, CPU और GPU। यानी कि अगर आपके पास एक अच्छा GPU यूनिट मौजूद है, आप रियल टाइम पे काम कर सकते हैं GPU सेलेक्ट करके। अगर आपके पास अच्छा CPU मौजूद है और GPU उतना अच्छा नहीं है तो फिर आप CPU रेंडरर ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आर्नल्ड हाइब्रिड रेंडरर है, ठीक है। तो हम दोनों यानी कि CPU और GPU बेस्ड काम कर सकते हैं। रेंडर इंजन की कुछ टाइप्स ये हैं: रेंडरमैन, आर्नल्ड, वी-रे, रेडशिफ्ट 3D, मैक्सवेल और करोना। और कई ऐसे रेंडर इंजन मौजूद हैं जिन पे हम माया के अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं, लेकिन ये सारे थर्ड पार्टी हैं सिवाय आर्नल्ड के, क्योंकि आर्नल्ड माया के अंदर बिल्ट इन आता है, क्योंकि ऑटोडेस्क ने आर्नल्ड को परचेज करके माया के साथ बिल्ट इन कर दिया है। वरना दूसरी सूरत में हम रेडशिफ्ट हो गया, वी-रे हो गया, रेंडरमैन हो गया, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको इनके लिए इनकी सब्सक्रिप्शन परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। माया के जो अपने नेटिव रेंडर इंजन्स हैं, वो अगर आप रेंडर सेटिंग्स का बटन ओपन करेंगे जो कि आपके हाइपरशेड के लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, इसको क्लिक करें तो इसमें लिखा हुआ है रेंडर यूजिंग। इसको आप क्लिक कर दें, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। सबसे पहले एक माया सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही बेसिक रेंडर इंजन है। उसके बाद माया हार्डवेयर 2.0, फिर माया वेक्टर, फिर आर्नल्ड रेंडरर। ये ऊपर की जो 3 रेंडर इंजन मौजूद हैं, इसमें से हम माया हार्डवेयर अक्सर व बेशतर यूज़ करते हैं, वो भी जब आप VFX का काम कर रहे होते हैं। आर्नल्ड रेंडरर हमारा कॉमन रेंडर इंजन होगा, ठीक है, और हम इसी पे आगे अपना पूरा सीन कन्वर्ट भी करेंगे और उस पर मज़ीद काम भी करेंगे। तो चलते हैं अपने अगले लेसन की तरफ।